अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, दो अजीबो गरीब खबरें मेरी नज़र से गुजरी और पहली खबर जो थी वो दोनों ही थी निज़ाम इंसाफ से मुतालिक। एक खबर तो ये बता रही थी कि एक शख्स जो कि एक साइकिल चोरी के मुकदमे में मुलव्वस था, उसको कुछ महीनों की सज़ा हुई, लेकिन उसने उसके खिलाफ अपील की और जब तक अपीलों का फैसला हुआ 6 साल गुजर गए। 6 साल गुजरने के बाद उसको चंद महीने की सज़ा पर रिहाई मिल गई और ये फैसला सुनाते हुए खुद जज साहब ने भी उस शख्स से माजरत की कि उसने किस तरह से इस निज़ाम इंसाफ की वजह से अपनी ज़िंदगी के कीमती 6 साल हवालात में गुजार दिए, जेल में गुजार दिए। दूसरी खबर ये गुजरी कि 1 साल पहले आसिफ जरदारी साहब पे जो रेफरेंस बना था उसमें अभी तक उनके ऊपर 1 साल गुजरने के बाद भी फर्द जुर्म तक आयद ना हो सकी। सवाल यही उठते हैं कि आखिर हमारे निज़ाम इंसाफ में कोताहियाँ कहाँ हैं? क्या वजह है कि हमें आज भी इतनी लंबी तारीखों का इंतज़ार करना पड़ता है? क्या वजह है कि किसी को तो इंसाफ झटके में मिल जाता है और कोई इंसाफ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी हार देता है? अब एक अहम पेशरफ्त इस सिलसिले में जो हुई है वो चीफ जस्टिस साहब का एक अहम हुक्म है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो नैब अदालतें उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। 120 नई अदालतें बनने जा रही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हमारे निज़ाम इंसाफ में एक बहुत बड़ा जो सुकम है, ख़ास तौर पर करप्शन से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें, क्या उसमें कोई बेहतरी आ सकेगी? ये हमारा आज का मौजू होगा। इसके साथ साथ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद करके मैदान में उतरे थे, उन्होंने ये स्टेप पहले क्यों नहीं ले लिया? और जनाब, उनकी नाक के नीचे करप्शन के हर रोज़ अब नए नए स्कैंडल क्यों आ रहे हैं? हाल ही में आज जो एक अजमल वज़ीर साहब, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर इत्तलात थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया। उनकी एक ऑडियो टेप लीक हुई है जिसमें मुबैना तौर पर वो कोई कमीशन की बात कर रहे हैं, जिसके बाद से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल इस सारे मामले में देखना होगा कि इमरान खान साहब की क्या स्टैंडिंग होती है। आगे चलेंगे तो बात करेंगे उस नई वीडियो की जो कि आज अली जैदी साहब ने रिलीज़ कर दी है। उससे पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आपको रहना होगा हमारे साथ। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, जैसे कि अजमल वज़ीर साहब से बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि बात आगे वहीं लिंक कर रही है करप्शन में, और फिर आगे जाके अदालती मामले पे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है? अजमल वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, जो ऑडियो लीक की गई है, और ये मुख्तलिफ इजलासों की ऑडियो है जिसको एडिट करके इकट्ठा करके एक पूरा केस बना दिया गया है और मैं तहकीकात के लिए तैयार हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल तहकीकात का सामना करूँगा। आपको क्या लग रहा है इस सारे मामले में? क्या वाकई अजमल वज़ीर गिल्टी हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, 2-3 चीज़ें हैं, पहले समझ ले क्या है। ये अजमल वज़ीर साहब कौन है? ये वही है जो पहले काफ लीग में थे और 2018 में इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ये शामिल हुए PTI में, और उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि जनाब आप तो अब आए हैं, अगर आप चंद दिन पहले आ जाते तो हम आपको PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़वाते और आप हमारे कैंडिडेट होते, ब्ला ब्ला ब्ला। बल्कि जो आप बात कर रहे हैं उसकी वीडियो भी है हमारे पास, हम देख लेते हैं। जी, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कह रहे थे? अजमल वज़ीर को मैं तहरीक इंसाफ पे खुशामदीद कहता हूँ। पहले तो बहुत देर करके आए, पहले आ जाते हम आपको टिकट दे देते। PTI को खान साहब के साथ जो मेरा वास्ता है, जो मेरा रिश्ता है, जो मेरी मोहब्बत है, वो कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। खान साहब ने कहा ना कि टिकट दे देते, मैं इसलिए बाद में आया हूँ कि खान साहब को यह पता हो कि मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ। मैं MNA बनूं, सेनेटर बनूं, ये मैटर नहीं करता। इस मुल्क का इमरान खान वजीर आजम बनना ये मैटर करता है, इसलिए मैं आया हूँ। ये सारे जो करीबी हैं उन्हीं के ऊपर क्यों इल्जामात लग रहे हैं वैसे? अच्छा, जिनकी ज्यादा तारीफ करते हैं खान साहब। अब देखिए, पहली बात ये है, अब इस मामले में आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की आप ये ज़रूर क्रेडिट दें, उनकी हुकूमत का ये ज़रूर बनता है कि सिटिंग हुकूमत में वुज़रा या हम अहदेदारों पे हाथ डालना या इस तरह का काम करना, इसकी मिसाल पाकिस्तान में कम से कम पहले नहीं मिलती। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है, लेकिन ये क्रेडिट अभी सिर्फ बातों में है। ये पूरी तरह से क्रेडिट उस वक्त जाएगा जब वाकई किसी को सजा भी होगी, जब किसी को ये नहीं कि आप सिर्फ फारिग कर दें, एक महकमे से निकाल के दूसरे महकमे में लगा दें और काम हो गया। असल काम ये है कि उनको साबित करना। दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा आपसे बता दूं
कि ये जो केसेस आ रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब हों, नूरुल हक कादरी साहब ये हों, क्या ये आपको लग रहा है कि नैब में वाकई अब दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट में भी और अपोजिशन में भी अब तेजी आएगी हमें नजर आ रही है? अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं समीना। पहली बात ये है कि ये जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, इन पे क्या केस है? मुबैना तौर पे ये केस है इनके कि इन्होंने और इनके भाई ने 207 एकड़ सरकारी अराजी पे फार्म हाउसेज और हाउसिंग सोसाइटी बना के तो वो बेच दिए और 4.25 अरब रुपए से जायद की रकम कमाई। इसी तरह नूरुल हक कादरी साहब पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक सरकारी इमारत ना सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर को किराए पे दे दी, बल्कि हज की तशहीरी मुहिम में जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और बेज़ाब्ती मुबैना तौर पे बेज़ाब्तियों के मुर्तकिब हुए। इसी तरह से अगर आप देखें मालम जब्बा स्कैंडल जो बड़ा पुराना एक है, उसमें ये चीज़ें हैं। आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब जो वज़ीर आला हैं, उन सब के हवाले से ये इल्ज़ामात हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपको बात एक याद में होनी चाहिए कि दिसंबर 2019 में चेयरमैन नैब ने यह कहा था कि मालम जप्पा और BRT वाले जो हमारे रेफरेंस हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। तो ये लेकिन वो कहाँ गए? मेरा सिर्फ ये कहना है, अपने हर दिल अजीज वजीर आज़म इमरान खान साहब स्टे ले लिया था ना उस वक्त केपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से BRT वाले मामले एक पे हो गया ना, बाकी तो कुछ नहीं ना हुआ। मेरी ये बात है कि जो आपको जो ये मिल रहे हैं मालम जब्बा तो बाकी है ना, दूसरे ये जो इल्जामात हैं तो उस पे भी स्टे है। मालम जब्बा वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है उन पे तो स्टे नहीं है ना। हेलीकॉप्टर वाले की बात अब ये जो सारी चीजें वो एक मेहरबानी करें, ये जो उन्हें हम क्रेडिट यहाँ बैठे दे रहे हैं वो इस क्रेडिट को ऑन करें और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वाकई सजा दिलवाएं ताकि ये साबित हो कि वाकई तहकीकात आगे भी बढ़े। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान साहब आपको ये जो तसलसल से वाकयात आ रहे हैं इनकी टाइमिंग में कोई खास आपको कुछ नजर आ रहा है कि कोई इत्तेफाक है महज कि उधर से अजमल वजीर की ऑडियो लीक हो जाए, उधर से अचानक से तहकीकात का दायरा वसी कर दे नैब, तो ये सारे जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बस इत्तेफाक ही है? मैं इसे इत्तेफाक नहीं समझता। अच्छा? अगर आप मेरी जाती राय सुन, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का सबसे प्लस पॉइंट क्या था, पीटीआई का सबसे बड़ा नारा क्या था? करप्शन। अब पीटीआई के लोगों के बारे में ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये मुबैना तौर पे ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनसे क्या होगा? इनसे सबसे ज्यादा हिट पीटीआई खुद होगी, इमरान खान साहब होंगे, उनकी बिल्कुल साख मुतासिर होगी कि भाई आप जिस नारे पे हुकूमत में आए थे, आपने जिस नारे पे इलेक्शन जीता था, आपने जिस नारे पे अपनी ये हुकूमत कायम की थी, आप तो आपके अपने लोग उसमें मुलव्वस हैं। आपको शेख रशीद साहब का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था नैब अब टार्जन के तौर पे काम करेगी? तो नैब अब टार्जन के तौर पे जो लेकिन इमरान खान साहब इस बात का जवाब कई दफा दे चुके हैं। वो खुद ये बात कहते हैं कि मेरी जमात में भी करप्ट लोग हो सकते हैं, मैं कोई फरिश्तों से तो जमात नहीं बनाई, यही लोग हैं जो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वही लोग मेरे भी साथ शामिल हैं, तो बहुत सारे उनमें साफ लोग भी हैं, कुछ हो सकता है कि ऊंच नीच करें। प्रॉब्लम तब आएगी अगर इमरान खान साहब उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम तब आएगी अगर वो इस चीज को पर्दे में रहने देते हैं। समीना, मैं माफी चाहता हूँ, फिर मैं आपसे आज से बड़े दिनों के बाद पूछूंगा कि आप वाकई मासूम है या जानबूझ के ऐसा करती हैं? मुझे अब ये बताएं, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये सारी बातें होंगी और सजा किसी को नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके ये स्कैंडल तो सामने आएंगे लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप सिर्फ बातें करेंगे, अमलन कुछ नहीं होगा। भाई पीटीआई में मैं कब कहता हूँ कि पीटीआई फरिश्तों की जमात है? मैं तो नहीं ये कहता, ना मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून फरिश्तों की जमात है या पीपल्स पार्टी फरिश्तों की जमात है। मान लिया कि हमारी सोसाइटी में करप्शन बहुत हद तक सरायत कर चुकी है और तमाम पार्टियों में ये लोग मौजूद हैं, लेकिन अब हुकूमत अगर इमरान खान साहब को मिली है, अल्लाह ताला ने उन्हें वजीर आज़म के मनसब पे बिठाया है और वो दिल से पाकिस्तान में करप्शन खत्म भी करना चाहते हैं, तो ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते और वो अगर अमली तौर पर इस पे कुछ कर सकते हैं तो फिर ये उनके लिए उनका क्रेडिट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन इमरान साहब, जो ऑर्डर चीफ जस्टिस साहब ने किया है नैब अदालतों के हवाले से, वो पीटीआई गवर्नमेंट ने आते साथ क्यों नहीं इनिशिएट लिया? क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद एहतसाब की बात कर रहे थे ना, एहतसाब उनका एक मेन नारा था जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, सारी चीजें। तो आपको नहीं लगता है कि उन्हें खुद आके ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि नई एहतसाब अदालतें बननी चाहिए और नए जजेस को तैनात होना चाहिए, बजाय इसके कि
हाँ, आपने 2 साल ज़ाया कर दिया और उसके बाद भी चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया तो उन्होंने ये हुक्म दिया। समीना, मेरे हर दिल अजीज़ और प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान है ना, जो असल में वो अकेले हैं, लेकिन उनका सामना, उनका मुकाबला इतने माफिया से है। ये माफियाज हुकूमत के अंदर भी शामिल है और हुकूमत के बाहर भी, हुकूमती मशीनरी में भी हैं और बिजनेस जो हैं, शुगर माफिया कह लें, सीमेंट माफिया कह लें, या जितने भी और माफिया जिनका अक्सर वज़ीर आज़म जिक्र करते हैं। सबसे बढ़ के ये कि इन सारी चीज़ों को जो आप बातें कर रही हैं ना कि जी ये क्या होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, ये रुकावटें हैं जो नहीं होने दे रही। ये रुकावटें, माफ़ कीजिएगा, ये रुकावटें बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी की वजह से। ठीक, मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से शायद इमरान खान साहब के काबू में नहीं है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था, और इमरान खान के विजन के मुताबिक वो इसलिए वो ये काम इस पे इनिशिएट नहीं कर सके। लेकिन अब हो सकता है कि वो कर दें। अब तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हिलाली साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब, आपके साथ जब तक हमारा राब्ता बहाल होता हमने इसमें काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन पहले तो मैं आपका कमेंट इस हवाले से लेना चाह रही हूँ, जो एक नया मामला सामने आया, अजमल वज़ीर की ऑडियो लीक हुई है जो केपी के मुशीर इत्तलात थे, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और आपको क्या नज़र आ रहा है? सर, नैब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, जो पीटीआई के अब वज़रा हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर कुछ केसेस हैं, तो आपको लग रहा है कि सीरियसली करप्शन के अगेंस्ट कुछ होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये समझना कि इमरान खान की पार्टी पे सब रिश्ते हैं और उधर ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं जो पैसे बनाना चाहते हैं, वो गलत था। और ये साहब जो हैं, ये सुना है पकड़े गए, इनका कोई रिकॉर्डिंग है। दूसरी एक दो भी अलीम शेख कादरी, ये भी कुछ करते रहे। आई मीन ये तो अब इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे बनाना चाहते हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि परवेज खटक का क्या हुआ, बालम जब्बार का क्या हुआ, ये BRC जो 7 साल पहले शुरू हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, जिसकी कीमत 40 अरब से 100 अरब तक चले गई है। भाई ये क्या हो रहा है? कोई पूछ नहीं रहा है। पहले तो कोई नहीं पूछ रहा था, क्या अब पूछेंगे? और अगर आप पूछेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नंबर 1। दूसरी बात, आपका जो सवाल था, जज साहब ने कहा है कि नैब को उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके केसेस जल्दी से आप ना करें और जल्दी से फैसला ना करें तो मैं 120 कोर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। जज साहब अगर 120 कोर्ट्स लगा दें, 120 जजेस को भी लगा दें और उनके पैसे भी इकट्ठे कर लें, तो 120 और कोर्ट लगेंगे जो उनसे अपील जो जाएंगे इनके बारे में। फिर क्या होगा? फिर उससे 120 से और कितने कोर्ट्स में नेक्स्ट अपील जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और PD जस्टिस की बात करते हैं, मुझे बताएं ये जो कोर्ट्स हैं, ATC जो है, नैब कोर्ट्स जो हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं, क्या आपके ख्याल में ये सब वक्त पे वर्डिक्ट दे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। तो मेरे ख्याल में एक्चुअली, माफ करिए, विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से कि जो हमें चाहिए वो रिफॉर्म चाहिए, लॉ रिफॉर्म चाहिए। 150 साल पुराना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रिफॉर्म करो। लैंड रजिस्ट्री के केसेस 80% केसेस लैंड रजिस्ट्री के होते हैं। क्यों नहीं वो टॉरेंट सिस्टम लाए जो 55% दुनिया में मुल्क 55% टॉरेंट सिस्टम पे। वो टॉरेंट सिस्टम ये होता है कि अगर आप जाके प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और अगर वो टाइटल गलत हुआ तो गवर्नमेंट पैसे देगी, गवर्नमेंट अस्यूम करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हम लोग इन चीजों में तो कुछ सोचते ही नहीं है। और माफ करिए, मैं आखिर में ये कहूंगा कि 25,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। आपका और कितने और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 9। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 17। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस इकट्ठे बैठते हैं फॉर 1 सेशन। हमारा 2 बेंच और 3 बेंच का जज सुप्रीम कोर्ट इन सेशन हो जाता है। उसका मतलब है हमारे पास 8 सुप्रीम कोर्ट बैठ सकते हैं, मगर हमारा बैकलॉग है 25,000 और अमेरिकन
का बैकलॉग है वो हाथ पे ठीक। आप तो गिनती आपको कर सकते बुनियादी जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो नजर आ रही है लॉ में, कि लॉ ऐसा है कि जिसके ऊपर फैसले नहीं हो रहे, वरना अदालतों का। लेकिन हिलाली साहब, अगर नंबर ऑफ कोर्ट्स ज्यादा होंगे तो बेशक अपील्स भी हो रही हो तो जल्दी बारी तो आएगी ना। इस तरह तो ये सिचुएशन है कि बारी ही नहीं जल्दी आती है, और फिर इस वजह से, और एक तो लॉज भी फिर वैसे हैं, तो इस वजह से फिर फैसले ही नहीं हो पाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं। तो एक फर्क तो बात पड़ेगा, है। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना, अगर नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ जजेस बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग थोड़ा? आपको मैसिव चेंजेस चाहिए, मैसिव रिफॉर्म चाहिए। इसी पे तो ये आए थे इलेक्ट होके, और इसी पे हमारी जुडिशरी चीख रही है, तो करें ना। क्या बात क्या है कि बस सुनते रहते हैं और कुछ होता नहीं है। ये मैं इमरान साहब से पूछ रही हूँ, इमरान साहब क्यों नहीं कर रहे? और जो लॉज की बात करें, लॉज के सुकम हम रोज यहाँ बैठ के मातम कर रहे होते हैं कि जी कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा होता इनसे। अमेरिका का और हमारा जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो ये है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। 18वीं तरमीम में भी ये चीज़ बड़ी उसमें डिस्कस हुई है। आपका निज़ाम वो है जो अभी लाली साहब बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ बड़ी सीरियसली, और मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी के साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब तो कहते भी थे, उनका तो मंशूर में भी था, नारा भी था कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन वो बेचारे अब क्या क्या करें, अभी तक को कुछ कर नहीं पा रहे। जो भी उन्होंने वादे किए थे, बातें की थी, वो कोई पूरी नहीं हो रही उस तरह से। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी अदालतें बना लें, आप जितने मर्ज़ी जजेस की तैनाती कर लें, जब तक आप स्पिरिट ऑफ लॉ उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं करवाएंगे, आपको ये पता होगा कानून की बालादस्ती माशरे में किस हद तक है। अमेरिका में इस तरह से लोग फेक केसेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का भी पता है कि अगर हम केस करेंगे, झूठा केस होगा, तो हमें कितने उस पे पैसे देना पड़ेंगे, हमारी जायदादें बिक जाएंगी। यहाँ जिसका दिल करता है वो उठ के केस कर देता है, बिल्कुल सही, झूठ हो सच हो कुछ लेकिन नहीं। क्या इन सब चीजों से हम ये नतीजा फिर भी अख्ज़ कर सकते हैं कि अब बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, जिस तरह के शेख रशीद साहब ने इस बारे में पहले भी बात की हुई है कि जी अब आप देखेंगे कि नैब टार्जन बन जाएगा, दोनों तरफ झाड़ू फिर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कल भी वो इस किस्म की बात कर रहे थे, सुन लेते हैं जी शेख साहब ने क्या कहा इस बारे। ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। मैंने आपको कहा था छोटी ईद के बाद कुर्बानियां, गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। तो वो कह रहे थे कि जी छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी। अभी तक तो हमने नहीं देखा कि बहुत कोई गिरफ्तारी बड़ी अमल में आई हो, लेकिन हिलाली साहब आपको लग रहा है कि भले रिफॉर्म्स नहीं है ये वो, लेकिन विल है इस चीज के लिए कि बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, और पीटीआई के अंदर भी अगर कुछ लोग हैं जो करप्ट होंगे तो इमरान खान साहब उनको भी नहीं छोड़ेंगे? अगर बिला इम्तियाज कार्रवाई होता तो मुझे आप बताएं कि जो दूसरे लोगों को जब पकड़े जाते हैं उनको हैंडकफ करके ले जाते हैं, उनको एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि अजमत वजीर साहब को अगर उन्होंने अरेस्ट किया है, ऐसे तो कुछ कोई बात नहीं है, उनको उन्होंने हैंडकफ बिल्कुल नहीं किया। देखिए, जस्टिस हैज टू बी सीन टू बी डन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं अब कार्रवाई करके बताएं। व्हाई डिड आई मेंशन मालम जब्बा? मैंने क्यों मेंशन किया परवेज खट्टर का केस? मैं क्यों बीआरटी की बातें निकालता हूँ? इसलिए कि ये हुकूमत पावर में है, मगर इनके खिलाफ केसेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम सुन नहीं रहे। आपको अगर पता है तो मुझे बता दें। जी, इस पे अभी हम आपसे बात करने से पहले हम बात कर रहे थे कि इन पे स्टे भी ले लिया, मालम जब्बा केस पे भी और बीआरटी पे भी, और उस वजह से फिर नैब भी उसके ऊपर कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अगेन वही बात है कि स्टे लेने के लिए भी तो जाहिर है पीटीआई गवर्नमेंट ही गई होगी ना। तो अगर आप क्यों इमरान साहब, ये तो फिर एक वैलिड क्वेश्चन पीटीआई के अगेंस्ट बन जाता है कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी हो तो आप क्यों स्टे के पीछे छुप रहे हैं? इमरान खान साहब नून लीग को ये कहते थे कि आप स्टे के पीछे क्यों छुप रहे हैं? बात यही है, ये पीटीआई का वो नारा था ना, साफ चली शफाफ चली, तो ना तो वो साफ कहीं नजर आ रही है ना शफाफ नजर आ रही है। मिसाके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी ये तय किया था कि हम फेडरल लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, उन्होंने भी उस पर कुछ नहीं किया।
हमारे यहाँ जो है ना लीडर, वो बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अमलन कुछ नहीं करते। अमलन ही कुछ करना पड़ेगा, फिर ही बात साफ होगी और शफाफ की क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात भी करेंगे इस हवाले से कि जो आज अली जैदी साहब ने नई वीडियो जारी की है वो कितनी ख़तरनाक है, उस हवाले से भी खुसूसी बात होगी एक ब्रेक के बाद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। वेलकम बैक नाजरीन, ये थे जनाब हबीब जान बलोच साहब और ये उज़ैर बलोच के बड़े फास्ट क्लोज फ्रेंड हैं और इन्होंने क्या बताया है उज़ैर बलोच के बारे में और किस तरह से पीपल्स पार्टी से उनके ताल्लुक़ रहे हैं, ताल्लुकात में वो क्या क्या काम करते रहे हैं, किस तरह की नौयत थी उन ताल्लुकात की। इस हवाले से ये वीडियो थी जो कि आज वफाकी वज़ीर अली जैदी ने जारी कर दी है और अली जैदी हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस महाज पर डटे हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने मामला असम्बली में उठाया, फिर वीडियोस भी जारी की, अब भी उन्होंने नई वीडियो आज जारी कर दी है जिसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये तो कोई पुरानी वीडियो है। लेकिन बहरहाल जो भी है, मामला यही है कि आखिर ये तमाम मामला इस वक्त पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट क्यों उठ रहा है। ये जो सारे वाक़यात हैं ये बहुत पहले हो चुके हैं, इन पे बात भी होती रही है, लेकिन पहले भी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। इस स्पेसिफिक टाइम में आखिर इनकी रेलेवेंस क्या है और इसके साथ साथ ये भी कि आखिर पीपल्स पार्टी जो स्टेट ऑफ डिनाइल में नज़र आ रही है वो किस तरह से इस सारी चीज़ों को डिफेंड कर सकती है, क्या वो डिफेंड करने की पोजीशन में है या नहीं, कितना केस मजबूत है उनका, क्या कितना कमज़ोर, जानते हैं हिलाली साहब से। हिलाली साहब, ये जो वीडियो आई है आपको लगता है कि बड़ी कोई तहलका खेज वीडियो है जो पीपल्स पार्टी को बड़ा हिला के रख देगी? क्योंकि अली जैदी साहब तो यही बात कह रहे हैं कि जी अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया, सब पता चल गया है कि उज़ैर बलोच जो करता रहा है वो पीपल्स पार्टी के कहने पे करता रहा है। देखिए, कौन हैरान होगा कि हमारे सियासतदान और चोर और लुटेरे और कातिल एक एक से मिलते हैं, एक एक से बात करते हैं, एक एक से फ़ायदा उठाते हैं। कौन, हु विल बी सरप्राइज? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान कब से हुआ है भाई? तो ये कोई हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, अफसोस की बात है, बहुत गहरा अफसोस की बात है, मगर मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूं। और अब आप देखेंगे, अब तो उज़ैर बलोच के स्टेटमेंट पे जो स्कैंडल्स निकलेंगे, अब इसके बाद निसार बुराई आके आपसे बात करेगा, इसके बाद जुल्फ़िकार मुर्ज़ा भी सरफेस करेंगे और वो भी कुछ ज़रूर कहेंगे। अब तो मामला शुरू हुआ है और देखिए ये हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिशियंस डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पीपीपी के, और इंस्टीट्यूशंस भी डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। और जब पॉलिटिशियंस और इंस्टीट्यूशंस पूरे डिस्क्रेडिट हो जाते हैं तो फिर वो एक डिमांड आता है कि फ्रेश इलेक्शंस होनी चाहिए। क्यों नहीं? अच्छा भाई, 6 महीने कहा ही था मिस्टर इमरान खान ने कि 6 महीने के अंदर तुम लोग, अपने पार्टी को कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोग सही हो जाओ, पुल योर सॉक्स अप। वो नहीं कहा था कि इसके बाद मैं इलेक्शंस कराऊंगा। मगर इस किस्म की जो स्कैंडलाइजेशन और डिस्क्रेडिट जो हो रहा है, मेरे ख्याल में कोई ऑल्टरनेटिव रह नहीं गया है। ठीक, तो आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। ठीक है हिलाली साहब, मैं अभी आपके पास दोबारा भी आती हूँ और मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि दोनों जो JITs आ रही हैं उनके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आपकी नज़र में कौन सी वाली ठीक है? मैं आपसे पूछती हूँ अभी आके, लेकिन मैं पहले इमरान साहब से ये ज़रूर पूछ लूँ कि इमरान साहब, चलें हैरान होने की बात तो नहीं है बकौल हिलाली साहब, लेकिन क्या इसमें हैरानी उस वक्त नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि भाई हम तो, हमारा तो उस तरह से उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं रहा या उज़ैर बलोच हमारे इतना करीब नहीं रहा, तो ये तो वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी हैं, फिर पीपल्स पार्टी उन्हें कैसे डिसोन कर सकती है? समीना, JIT के 2 हिस्से हैं जो चीख चीख कर उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक बयान कर रहे हैं। अब ये इदारों ने और अदालतों ने उससे काम लेना और फैसला करना है कि ये क्या चीज़ें जो साबित हुई हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक पीपल्स पार्टी थी जो भुट्टो डॉक्ट्राइन पे काम करती थी,
एक पीपल्स पार्टी की जो अब आप शक्ल देख रहे हैं वो जरदारी डॉक्ट्राइन है। वो क्या है, बत्ता, पैसा और कत्ल, ये सारी जो चीज़ें ना, ये जरदारी डॉक्ट्राइन है। जब मिस्टर 10% का उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, मैं नहीं कहता कि वो मिस्टर 10% है, लेकिन जब उन पे ये इल्ज़ाम लगा और जब करप्शन के किस्से सामने आए, तो आप देखें उस दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी उस फासला इख्तियार कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद आप देखें कि ये सारी जो जरदारी डॉक्ट्राइन थी वो यही थी। ये जो जितने इनके ताल्लुकात हैं, जितनी इनकी चीजें, ये साबित हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ कि अचानक एकदम से ये हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ये सारे मामले क्यों खुल गए एकदम। जितना भी आप देख लें, आपको पाकिस्तान की तारीख में नजर आएगा कि जब भी कोई तब्दीली आने वाली होती है, जब भी कोई चीजें आने वाली होती हैं, तो इस तरह से सारी अफरा तफरी शुरू हो जाती है, ग्राउंड तैयार होने लगता है, ताकि किसी को समझ ही ना आए। इतनी चीजें फैला दी जाती हैं कि जैसे अभी हिलाली साहब कह रहे थे कि या तो किसी तरफ से फिर फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा हो जाता है, या नेशनल गवर्नमेंट का मुतालबा हो जाता है, या कुछ। लेकिन इस मामले में तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना नया क्या है। ये सब चीजें, ये JIT तो पहले से ही आ चुकी है ना, ये तो 2014 में उसका स्टेटमेंट था जो सामने आया था, तो ये अब अचानक से अली जैदी साहब को क्यों याद आ गया? इसके लिए किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। जब बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो 40 घर थे, उज़ैर बलोच वो खाली करवा रहा था, उस वक्त पीपल्स पार्टी सो रही थी। जब जरदारी साहब के नाम शुगर मिल्स लग रही थी और वो उज़ैर बलोच लिखवा रहा था, तब पीपल्स पार्टी कहाँ थी? इस सारे शोर शराबे से आपको लगता है पीपल्स पार्टी डैमेज हुई है? बिल्कुल होगी, अभी मजीद होगी। ठीक है, अच्छा चले, मैं हिलाली साहब भी कुछ कहने जा रहे हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, कितना नुकसान पहुंच रहा है इस सारी कैंपेन से पीपल्स पार्टी को? ऐसा आपको फील होता है कि दोबारा मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा से इलेक्शन में जाना और फिर जीतना भी? देखिए, लेट अस अस्यूम, समझिए कि जो कन्फेशन 164 का आया है, उस पे कोर्ट उस पे नोटिस लेके उस पे ट्रायल करती है कि हर एक मामले को वो प्रूव करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं, तो इसका मतलब ये है कि उज़ैर बलोच जो सेल्फ कन्फेस क्रिमिनल है, वो अब दोस्त और कांटेक्ट नहीं रहा, वो एक अकम्प्लिस बन गया है। और जो अकम्प्लिस बनता है एक कत्ल में और मर्डर में या चोरी में या जो भी, दैट इज ए क्रिमिनल केस। तो वो लोग जो हैं, दे मस्ट बी वेरी वरीड। वो तो बड़े फिक्रमंद होंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम ना सिर्फ उसके साथ कांटेक्ट रखते थे, हम तो उसके अकम्प्लिस बन गए। वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि PPP जो है वो इलेक्शन नहीं चाहेगी। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोविंशियल असेंबली को नहीं डिसॉल्व कर सकते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सिर्फ गवर्नर कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब सिंध में तो PPP पावर में है, उनको पता है कि सेंटर में वो पावर में नहीं आ सकते। उनको पता है कि पंजाब में उनका कोई होप नहीं है और KP में दे हैव नॉट अ होप इन हेल। तो वो क्यों डिसॉल्व करना चाहेंगे पार्लियामेंट को? वो जरूर नहीं करना चाहेंगे। मगर अगर पब्लिक प्रेशर ज्यादा है, अगर हर किस्म की क्रिमिनल एलिगेशंस उनके लीडर्स पे और उनके लोगों पे लगता है, तो मेरे ख्याल में मॉरल प्रेशर जो बिल्ड अप कर रहा है वो इतना होगा कि दे विल हैव टू गिव इन। दूसरी बात ये है समीना कि मेरे ख्याल में इमरान खान खुद इस किस्म के मेजॉरिटी के साथ, इस किस्म की कोalition गवर्नमेंट के साथ इफेक्टिवली उनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, तो वो इसलिए भी ये चीज सोच रहे हैं कि ये मामला हल हो and we go in। चलिए, मैं बस एक लास्ट सेकंड कमेंट ले लूं इमरान साहब से, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। अच्छा समीना, हबीब जान बलोच ने सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं कहा, वो उसने ये भी कहा कि जी लाड़काना में जब PTI का जलसा था तो उज़ैर बलोच को कह के हमने PTI में भी वहाँ लाड़काना में भी बंदे भिजवाए थे PTI के लिए। इसी तरह गौस अली शाह ने मुस्लिम लीग नून के लिए बंदे मंगवाए थे। बल्कि ये भी खबर आ रही थी कि उसको तो बाकायदा इनवाइट भी किया गया था PTI ज्वाइन कराने के लिए। इसलिए अगर तो आप सिर्फ बयानों की हद तक जाएंगी तो फिर तो तमाम पार्टियों को आपको देखना पड़ेगा, फिर सारे इस हमाम में नंगे नजर आएंगे। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो फिर कुछ खास बात मजीद भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। माफियाज का जिक्र हर वक्त हम करते रहते हैं। हद तो ये है कि अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मलिका कौसार मरी तक में भी
जो माफिया है उसने सर उठा लिया। कैसे, जरा इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब, मरी आजकल तो लोग बड़ा जाते हैं इस मौसम में, गर्मियों में तो स्पेशल उनकी सबकी तवज्जो होती है मरी की तरफ, तो क्या वहाँ पे भी माफिया, तामीराती माफिया आड़े आ गया? समीना, मलका को हुसार कहा जाता था मरी को, और कभी ना यहाँ दिलकश हवाएं चलती थी और दिलकश नज़ारे होते थे, दिल फरेब चीज़ें। लेकिन अब हाल ये है कि पिछले 20 वर्षों में अगर आप कहना तो यहाँ पे एक ऐसा तूफ़ान आया और एक तामीराती माफिया एक ऐसा आया जिसने ना उलट पुलट के रख दिया और तमाम पहाड़ों की जगह कंक्रीट ने ले ली। अच्छा, ये पिछली हुकूमत में ना एक ऑस्ट्रेलियन फर्म से एक सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस वहाँ पे एक ऑर्डर किया कि 5 जो प्लाजा थे बड़े बड़े 5 इमारतों को उन्होंने कहा डिमोलिश कर दें। और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में मरी में वैसे भी नई तामीर पे पाबंदी थी, लेकिन हुआ क्या, लोग रेनोवेशन के नाम पे, मरम्मत के नाम पे फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। अब जब पाबंदी खत्म हुई तो उन माफियाज को एकदम से ना फिर एक जैसे लाइसेंस टू किल मिल गया, ठीक हो गया। और इतने वहां पे वो तामीरात शुरू होगी ना बेहंगम, जिसकी हद कोई नहीं। और ऊपर कोरोना की वजह से इस दफा क्योंकि वहां पे लोग जा भी नहीं सके, तो ये उनके लिए खुली छुट्टी मिल गई। हाँ जी, ठीक है, वक्त तो खत्म हो गया। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कुछ करें और मरी का कुदरती हुस्न बरकरार रहना चाहिए। चलें जी, हमारा वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।